Jai Hind everyone. This is going to be the part 2 of the chemistry and I welcome back you all of you guys here. पार्ट 1 यूट्यूब के ऊपर डल चुका है. आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा बढ़िया तरीके से. वो बायो तो वहीं पर खत्म हो गई थी भाई. यहां पर अपन लोग केमिस्ट्री फोड़ने वाले हैं. तो पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था. मैं बोलूंगा उसमें करीबन मैंने 20% केमिस्ट्री वहां पर कंप्लीट करा दिया है. अब 20% की बाद की कहानी यहां से शुरू होती है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत है. हियर यू कैन सी 2 ऑफिसर्स. ठीक है, यहां पर आपको एनडीए कैडेट की कबर्ड यहां पर क्लियरली दिख रही है. कितनी सारी यूनिफॉर्म यहां पर रखी हुई है. ये जीडीओ वाली यूनिफॉर्म है, ये ग्राउंड वाली यूनिफॉर्म है, ये पीटी वाली, ये ड्रिल वाली सारी यूनिफॉर्म है. हियर यू कैन सी अ कैडेट, अ जेंटलमैन कैडेट जो कि रिसेंटली गॉट कमीशन्ड, वो यहां पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं. हियर यू कैन सी एन ऑफिसर विद द रैंक कैप्टन. यहां पर आपको एक जेंटलमैन कैडेट यू कैन सी. ये सारी चीजें दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन मेड ट्रू. इट कैन एक्चुअली बिकम ट्रू. यदि आप अभी मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली सारी चीजें होने वाली हैं. झूठ नहीं बोल रहा हूं. सो दिस इज कपिल भैया, वेलकम यू ऑल ऑन रोर एनडीए. हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेरी ज्यादा आदत नहीं है बात वगैरह फालतू करने की. स्टार्ट करते हैं अपन लोग. ठीक है, तो कल तक जहां तक हमने कहानी पढ़ी थी, उम्मीद करता हूं वहां तक तुम लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे. इसके जो नोट्स वगैरह हैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने वहां पर अपलोड कर दिए थे. अब अपन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ये वाले सेशन में हम लोग पता काय के बारे में स्टडी करेंगे. यहां पर हम लोग कुछ आयंस के बारे में स्टडी करेंगे. मिक्सचर वगैरह मैटर सारी चीजें एलिमेंट कंप्लीट कर लिए. आयंस के बारे में स्टडी करेंगे. आयंस के बाद यहां पर एक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम यहां पर क्या देखेंगे, अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे. पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी. एंड आई कैन अश्योर यू गाइस, ये क्लास आपने लगाई ना, आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो पाओगे. बिल्कुल भी. मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, बिकॉज आई ऑल्सो केम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज. आई नो वेरी वेल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो पहली बात, आयंस क्या होते हैं. बिल्कुल, आयंस क्या होते हैं. तो आयन आर बेसिकली चार्ज कंपोनेंट, चार्ज स्पीसीज बोल सकते हो. ये आयन होते हैं. ये 2 प्रकार के होते हैं. एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है. तो जो पॉजिटिव आयन होता है ना, इसको कहा जाता है कैटायन, इसको बोलते हैं कैटायन. और जो नेगेटिव आयन होता है इसको कहा जाता है एनायन. अब मेरी बात सुनो, एक बात बताऊं तुमको. कैटायन और अनायन तो क्लियर हो गया. पॉजिटिव वाले को कैटायन कहा जाता है और नेगेटिव वाले को अनायन कहा जाता है. बट यू गाइज आर कंफ्यूज इन कैथोड और एनोड क्या होता है. देखो मैं आपको बताता हूं. ये तुमको यहां पर दिख रहा है चीजें, पूरी की पूरी चीजें. हियर यू कैन सी एक बीकर बना हुआ, उसमें ये इतने सारे चार्जेस हैं. तो यहां पर जो प्लस चार्जेस भी हैं और एक नेगेटिव चार्ज भी है. सभी को पता है जो प्लस वाला है वो कहां पर जाएगा, माइनस वाले के पास. और जो माइनस वाला है वो कहां पर जाएगा, प्लस वाले के पास. अब प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के साथ. प्लस वाले का नाम कैटायन है, तो ये जाएगा माइनस वाले के पास, तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड. इसका नाम हो जाएगा कैथोड. नेगेटिव वाला एनायन है, ये जाएगा प्लस वाले के पास और इसका नाम हो जाएगा एनोड. समझ में आया. तो नाम देखो, आपको कुछ रिलेटेबिलिटी दिख रही होगी, यहां पर रिलेशन दिख रहा होगा. यहां पर अनायन गया एनोड के पास, कैटायन गया कैथोड के पास. कैटायन प्लस था तो जिसके पास भी जाएगा वो नेगेटिव होगा. अनायन नेगेटिव था, जिसके पास भी जाएगा तो पॉजिटिव होगा. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर ये चार्ट आपको दिख रहा है. ये चार्ट भाई आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, कई बार एनडीए में बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. डायरेक्टली वैलेंसी पूछ लेते हैं कि इसकी वैलेंसी निकाल के बताओ, इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला निकाल के बताओ. तो ये केमिकल फॉर्मूला के लिए ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है. किस तरीके से जानना जरूरी है भैया, थोड़ा बताओगे. देखो, यदि मैंने आपसे बोल दिया कि आप मैग्नीशियम आयोडाइड बताओ, मैग्नीशियम आयोडाइड बनाकर बताओ. मैग्नीशियम आयोडाइड, तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, आयोडाइड का है I. मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2. आयोडाइड की यहां पर देखो आप कितनी है, -1. ठीक है, तो ये वाली यहां जाएगी, ये वाली यहां जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, MgI2. ये बन गया. तो ये तुम्हारा MgI2 बन गया. ऐसा क्वेश्चन तुमको बिल्कुल पूछ सकता है. एंड डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कहे. ये जो चीज है ना, ये बेसिकली हम कहते हैं ना, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं मैथ्स में, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. तो केमिस्ट्री में ये चीज हम बोलेंगे, दीज आर दी बेयर बोन्स दैट यू शुड नो, नॉट यू शुड, यू मस्ट नो अबाउट इट. ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता दे रहा हूं. मैं ऐसा नहीं हूं कि यार सारी चीजें आपके ऊपर थोप दूं, तो फिर अंतर ही क्या हो जाएगा मेरे में और बाकियों में. देखो मैं आपको बता रहा हूं. यहां पर आपको क्या करना है, ये जैसे हियर यू कैन सी पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर और कॉपर, इसको कहा जाता है कॉपर. ठीक है, ये क्यूप्रस वाला कॉपर है. तो यहां पर आप एक चीज देखो. ठीक है, यहां पर आप देखो Na+, K+, Ag+, Cu+, इन सभी की +1 है. यहां पर जब आप देखोगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये आयरन को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फेरस. ठीक है, ये है फेरस. ठीक है, और यहां पर ये कॉपर 2+. अब यहां पर यदि आप देखोगे 2+ वाले हो गए. जितनी भी गैस आप यहां पर देखोगे नॉन मेटेलिक, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारी की -1 है. एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन की +1 याद होगी तो क्लोरीन की भी आप, हाइड्राइड की भी याद कर लोगे. यार क्लोरीन वगैरह तो बचपन से सुनते आए हो ना. क्लोरीन की Cl-, ब्रोमाइड की Br-, आयोडाइड की I-. ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है. हाँ जी भैया क्लियर है. अब आप एक चीज देखो, जिसके भी आखिरी में ID आ रहा है, कौन, 2 चीज, एक है ऑक्साइड और एक है सल्फाइड. ऑक्साइड का आप O2 लिखते हो, ऑक्सीजन को, इसको यहां पर क्या लिखना, O2-, इसकी वैलेंसी O2- है.
अब यहां पर सल्फाइड है, आखिरी का वर्ड ध्यान से सुनो, सल्फाइड, आईडीई, तो ये क्या हो जाएगा S2-। ठीक है सर। अब 2 वाली कहानी आपने बता दी भैया। अब कुछ ऐसा बताओ कि जिसमें 3 आ रहा हो, तो 3 पता काय में आ रहा है, एक तो एल्यूमिनियम में आ रहा है, एल्यूमिनियम का होता है Al3+, और एक होता है आयरन, इसको कहा जाता है फेरिक। ठीक है, जो फेरिक ऑक्साइड बनता है ना, ये फेरिक है। अब ये फेरिक का क्या है, Fe3+, समझ में आया। और देखो प्लस वाले सारे मेटल है, ये प्लस वाले जितने भी है ना, ये सारे मेटल है, और माइनस वाले देखोगे ये नॉन मेटल या नॉन मेटल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखो इनका जो आपको बड़ा दिखता है ना, एल्यूमिनियम NH4+ हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोक्साइड का याद हो जाएगा, नाइट्रेट का NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का SCO3-। तो भैया यहां पर याद क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊं। पहली बात तो इनकी वैलेंसी तो +1 है, मतलब +1 -1 मतलब 1 है। अब ये देखो, इसकी +1, ये -1, ये -1, ये -1, तो इसको तो याद करना नहीं। इनके नीचे जो लिखा है ना, वो यहां कंफ्यूज करेगा। यहां पर जैसे कि अमोनियम क्लोराइड तुमको बोल दिया, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, तो अमोनियम का तुमने क्या लिखा, अमोनियम तुमने यहां पर कितना लिखा है, अमोनियम का NH लिखा है, यहां पर तुमने NH4 लिखा जिसकी वैलेंसी +1 है, अमोनियम क्लोराइड बोल दिया। अब Cl यहां पर कितना बोल दिया, क्लोरीन की -1 होती है, तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, NH4Cl। मगर वो तुमको ऑप्शन में पता क्या देगा, वो ऑप्शन में तुमको एक NH3Cl भी देगा, वो तुमको एक NH2Cl भी देगा। तो इसमें आंसर क्या है, ये सही है। क्यों, क्योंकि तुमको वहां पर याद होगा कि NH के नीचे मेरे भाई 4 लगा है। समझ में आया किस तरीके से याद करना है। हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-1। अब एक और चीज, एक और रिलेट कर रहा हूं, जितना भाई मैं तुमको तुम्हारी चीजें आसान करवा सकता हूं ना, उतना मैं आसान करने की पूरी कोशिश करता हूं। यहां पर नाइट्राइड लिखा हुआ है, तो ये N⁻3-। ठीक है, एक 3 वाला ये आ गया। अब सुनो, कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, ये सल्फाइट है ना कि सल्फाइड। इसके आखिरी में TE आ रहा है, ये देखो T सबके में आ रहा है, T। इनकी वैलेंसी पता क्या है, 2-, इसकी भी 2-, इसकी भी 2-, इसकी भी 2-। देखो कार्बोनेट को आप CO3 बोलते हो ना, तो इसके नीचे CO3 आएगा। सल्फाइट जब बोलोगे तो 3, सल्फेट जब बोलोगे तो बड़ा आया, फाइट छोटा है, फेट बड़ा है, तो यहां पर 4 लगा देना नीचे। तो CO3 2-, SO3 2- और SO4 2-। फॉस्फेट के लिए PO4 3-। ये 3 के वाले कितने, 3 वाला एक एल्यूमिनियम है, एक फेरिक है, और एक ये तुम्हारा नाइट्राइड है, और एक फॉस्फेट है। इतने हैं भाई। अब इतना तुमको कोई डिटेल्ड एनालिसिस कोई नहीं करवा सकता है, इन चीजों का इतना डिकोड कोई भी नहीं करा सकता है। आई एम स्वेटिंग राइट नाउ हियर, यू कैन सी माई ब्लडी डैम जोश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर देखो, अब अपन काय के ऊपर आते हैं। ये हियर यू कैन सी अ रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये काय के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये वाटर बना रहा है। यू कैन सी हियर क्लियरली। तो यहां पर एक चीज हो रही है, यहां पर इसको 2 तरीके से आप बता सकते हो। पहला तरीका इसका क्या है, देखो एक चीज मैं आपको यहां पर बेसिक बताऊं। यदि मैं यहां पर बोलूं H2, इसका मतलब पता क्या है, H2 का मतलब है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब सुन, अब यदि मैंने बोल दिया 2H2, इसका मतलब पता क्या है, 2 एटम्स तो हैं, मगर ये बताता है मॉलिक्यूल्स, ये बताएगा मॉलिक्यूल्स, और ये बताएगा एटम। ये समझ में आया, ये बताएगा एटम्स, उसकी एटॉमिसिटी, और ये बताएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखो, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहां 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस हो रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये तरीका एक बताने का। एक और तरीका क्या है बताने का, आप इसका मोलर मास के फॉर्म में बता दो। 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये जो है इसका 4U, कैसे, 2 × 1 × 2, तो ये 4 हो गया। 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद 32U ऑफ ऑक्सीजन, कैसे, ऑक्सीजन का 16 × 2 कितना होगा, 32। ये क्या देंगे तुमको, 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक तरीका ये है। तो अब मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा, बढ़िया कंसेप्ट आने वाला है, तैयार बैठो आप एकदम, पूरा फोकस यहीं। यदि मैं आपसे बोलूं इसमें से वन ऑफ द बेस्ट तरीका कौन सा है, कन्वीनियंट तरीका क्यों कौन सा है, तो आप बोलोगे पहला वाला। क्यों पहला वाला, इसलिए है क्योंकि आसानी से बता रहे हो। हियर यू हैव टू फाइंड द मोलार मास, गलती से भूल गए तो काम फतेह नहीं होगा। यहां पर तो क्वांटिटी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी बता सकते हैं, एटम से भी बता सकते हैं, और मास के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो इजी कौन सा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बताना। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अब अपन मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस दिमाग लगा लो कौन सा टॉपिक आने वाला है। अब आ गया है मोल्स। तो अब देखो, मैं मानता हूं यहां पर मैं हमेशा क्या ट्रीट करता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम एकदम जीरो से उठकर आए हो, मेरा सेशन ले रहा हो, तुमको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता है। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है, आर्ट्स स्टूडेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनो, और जो साइंस वाले कई बार उनको भी नहीं पता होता ये मोल क्या चीज है। मोल पता क्या चीज है, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा कि डजन क्या चीज है, डजन क्या चीज है, तुमने बोला भैया डजन क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, डजन का क्वांटिटी बता रहा है नंबर में, कितना नंबर, तुमने बोला भैया 1 डजन मतलब 12 नंबर, यही होता है। अब मैंने तुमसे बोला डिकेड क्या होगा, डिकेड मतलब भैया ये भी क्वांटिटी बता रहा है, कितने नंबर, 10, 10 मतलब कि कितना, मतलब कि एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो अब सुनना मेरी बात, अब ये जो मोल है ना, ये भी तुम्हारी क्वांटिटी बताएगा।
ये भी तुम्हारी क्वांटिटी ही बताएगा, ये भी क्वांटिटी बताएगा नंबर में। और 1 डजन इक्वल टू 12 था, 1 डिकेड इक्वल टू 10 था, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? अब एक और अलग एंगल से सुनो, मेरी बात सुनो। ये मेटल है, अपन ने जब जॉन डेल्टन की थ्योरी कल पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इट इज एटम इज द इंडिविजुअल पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है। तो सभी को क्या लगता है? सभी को ऐसा लगता है कि वो छोटा पार्टिकल जो है उसके अंदर और पार्टिकल है ही नहीं। तो सुनो मेरी बात, ये एटम है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल है, एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स जो है ना, इतने जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर है। समझे? 1 मोल के बराबर है। भैया समझ में आ गया? थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता देते ना तो कसम से मजा आ जाता। यहां देखो, तो कमेंट सेक्शन में बताया करो यार किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, सो दैट मतलब बढ़िया लगता है। ठीक है, मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट यहां पर, मोल ऑफ एनीथिंग इज अ क्वांटिटी नंबर, क्वांटिटी नंबर। ठीक है, इसके मास के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, एक में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसी को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यहां पर 1 डजन में 12, ऐसे 1 डिकेड में 10। तो एक बात बताऊं आपको, अब सारी चीजें मैंने तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दी है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 मोल में कितना मास होगा? 1 मोल में कितना मास होगा? तो चलो मास के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यदि मैंने तुमसे पूछा कार्बन का, ये कार्बन है सर, कार्बन के 1 एटम का मास कितना है? तो तुम लोग क्या बोलोगे? मैंने याद करवाया था 12U। अब मैंने तुमसे पूछा कार्बन का 1 एटम के 1 मोल में, कार्बन के 1 एटम, सुनना मेरी बात, एटम के अंदर और भी यूनिट्स हैं, कार्बन के 1 एटम के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? तो कितने होंगे पता है? 6। पता? अरे नहीं, इसका कितना मास है मैं ये बोल रहा हूं, वापस से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, बढ़िया तरीके से बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं। कार्बन के 1 एटम का कितना मास है? 12U। कार्बन के 1 एटम में 1 मोल है, उसका मास पता कितना होगा? 12 ही होगा, मगर ग्राम्स में होगा। अब समझ में आएगा? पहली लाइन पढ़ो, मोल ऑफ एनीथिंग इज अ क्वांटिटी नंबर इन विच इट्स मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास बट इन ग्राम। जिसमें उसका मास है वो काय के बराबर रहेगा? एटॉमिक मास, जो कि मैंने तुमको कल याद करवाए थे, मगर ग्राम्स में। यू की जगह जी लगा दो यहां पर। तो यहां पर नीचे रीड करो, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एटॉमिक मास गिव्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन यू, बट उसी 1 एटम के 1 मोल का मास सेम होगा मगर जी में होगा। बात खत्म। मोलर मास को आप लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोल रहे थे ना। देखो अब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1U। ठीक है, 1U है। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 1G। अब तुमको पता है यदि 2 चीज है, एक है 1U, एक है 1G, ये 2 अलग अलग चीज क्या शो कर रही है? 1U पता क्या बता रही है? हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है भाई 1U। 1G पता क्या शो कर रही है? हाइड्रोजन के 1 एटम के 1 मोल में कितना मास है? 1G। काम खत्म। ठीक है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना कोई भी नहीं बताता है भाई, बहुत गला फाड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीजन का भी तुम समझ लेना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखो, अब मैंने तुमसे पूछा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? 1 मोल में, तो तुमने बोला भैया क्या आसान चीज पूछ रहे हो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मैंने तुमसे बोला ऐसे 2 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? तुमने बोला सर ये क्या कर रहे हो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये तुम्हारा वही नंबर है, इसको बोलता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? मैं तुमसे यही पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं, तो कितने मोल है उतना नंबर ऑफ मोल, जैसे कि 2 नंबर ऑफ मोल्स है, तो 2 मोल्स में कितना होगा? तो 1 मोल का मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल को जितने भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 6.022, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो बस ये फॉर्मूला आ गया, यही ऊपर वाला बेसिक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है पता किसके बराबर है? ये है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, समझ में आया? ये इसके बराबर है, इतना होता है इसका। अब जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे काय में? 8 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, है ना? तो सुनना, तुम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुमको निकालने हैं, तो तुमको गिवन मास कितना दिया है? 8 ग्राम। मोलर मास कितना होगा कार्बन का? 12 होगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है तुम्हारा? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, बस वैल्यू पुटिंग करना है। इसके क्वेश्चन में कुछ ग्रुप पर पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, और क्या कर सकते हैं भाई, पूरे क्वेश्चन डाल दूंगा इसके में, जितने भी क्वेश्चन है सारे पेड बैच में बताया सब डाल दूंगा। ठीक है, बस तुम पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सुनो, इसको तुम यहां पुट कर दो नंबर ऑफ मोल्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। दैट्स इट। सारी चीजें क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरीज। अब भाई सुनो, मेरी बात सुनो, सारे मेरी बात सुनो, कान खोल कर सुन लो। ये डिस्कवरी ऐसी चीज है, मतलब कि कैप्टन वाले जो 3 स्टार होते हैं ना, यहां पर वो लगा लो। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर तुम लोग क्या करते हो पता, तुम लोग इसको लाइटली ले लोगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा है, रुदरफर्ड ने न्यूक्लियस बताई है, बोर ने ये बताया है, तुम बस ये कर लेते हो। अरे भाई इसके अंदर व्हाट अबाउट यदि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या करोगे? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूं, पेड बैच में मैंने खूब प्रोवाइड करे हैं, और उसके बाद यहां पर उनको याद करवा दिया है कि यदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से तुमको डील करना। मैं तुमको भी बता रहा हूं यहां पर, देखो मैं तुमको बता रहा हूं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। तुमको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर यदि है ना, तुम फोड़ दोगे। वो कहना क्या चाह रहा है अब सुनो। अपन स्टार्ट करते हैं गोल्डस्टीन से। गोल्डस्टीन भाई की डिस्कवरी से अपन शुरू करते हैं। ई गोल्डस्टीन नाम के भैया थे, है ना। 1986 में ये भाई ने क्या करा था, 1986 में इन्होंने कुछ नई रेडिएशंस की प्रेजेंस को डिस्कवर करा था गैस डिस्चार्ज में। गैस डिस्चार्ज में इन्होंने एक नई रेडिएशंस की प्रेजेंस को डिस्कवर करा था, जिनको कहा जाता है कैनाल रेज। अब ये कैनाल रेज क्या होती है? कैनाल रेज होती है पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, एंड ये जो कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई थी, इट विल लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? कैनाल रेज तुम्हारी क्या है? पॉजिटिव रेज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेज है। और इससे पता क्या हुआ था, जो तुम्हारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटम होता है, जो पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन कहा जाता है, ये इसकी डिस्कवरी हुई थी। दैट्स इट। अब सुनो, प्रोटॉन के बारे में एक चीज बताऊं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही चीज आएंगी। ये जो प्रोटॉन का मास है अप्रॉक्स 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, एक बात बताओ, इतना पूरा नोट्स पढ़ लिया आपने, कभी हैव यू एवर फेल्ट कि ये नोट्स काफी हेक्टिक हैं? कभी लगा ये देखो का लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, एकदम चिल। इसी तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। वो जो चीज है ना, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द चेंज इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। जिस तरीके से चीजें चलती हैं वो साइड में रखो, ठीक है। लिखने की जो चीज रहती है मैं लिखवा देता हूं, अभी रिएक्शंस लिखी हुई मिलेंगी। यहां पर देखो आप चीजें, जो प्रोटॉन का मास है वो 2000 गुना है इलेक्ट्रॉन के, मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन का 1 है तो प्रोटॉन का 2000 होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हमने कल क्या पढ़ी थी? जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। ये जो जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, ये पता क्यों फेल हो गई थी? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के कारण जॉन डेल्टन के कुछ पॉस्टुलेट थे वो फेल हो गए थे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या क्यों हुआ ये तुमसे नहीं पूछेगा, बस ये याद रखो, इसके फेलियर की वजह से जॉन डेल्टन की कुछ पॉस्टुलेट फेल हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। जे थॉमसन नाम के एक बंदे थे, ठीक है, जे थॉमसन नाम के एक बंदे थे, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग, तुमने पुडिंग खाई होगी। पुडिंग एक पुडिंग होती है, खीर टाइप की, आप बात कर लो। ये पूरा का पूरा है, उसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के नट्स डले हुए हैं, ठीक है। ये नट्स, ठीक है, ये नट्स है। तो सुनो, ये पुडिंग के अंदर नट्स है, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। ये जितने भी नट्स आपको गिवन है, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो बाहर वाला दिख रहा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक एटम है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज का स्फीयर है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, इंबेडेड हैं, अंदर घुसे हुए हैं। तो यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब जितना इनका मैग्नीट्यूड है नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन का, उतना ही पॉजिटिव का है। इसका मतलब है मेरे भाई, जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब दोनों ही सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर कैंसिल हो गए, दैट मींस ये एटम जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ गया तो तुम तो यही याद करके जाओगे ना कि प्लम पुडिंग मॉडल और उसने इलेक्ट्रॉन दिया था, मगर तुमको ये थोड़ा पता था इससे पहले कि जो एटम है, उन्होंने जे थॉमसन ने ये भी कहा था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, दिस इज माई वे टू टीच, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब रुदरफर्ड भैया के बारे में बात करेंगे। रुदरफर्ड भैया ने क्या करा था पता? ये भाई ने एक अलग ही चीज करी थी। इनने उठाई गोल्ड फॉइल, है ना, ये पूरी की पूरी इनने गोल्ड फॉइल उठाई, और गोल्ड फॉइल के बाद इन्होंने उससे पता क्या काई की रे पास कराई थी? इन्होंने अल्फा पार्टिकल पास कराए थे। इन्होंने उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास कराए थे। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या चीज है बताऊं आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहली बात तो रुदरफर्ड, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के पापा, मतलब फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये भाई ने पता क्या करा था? अल्फा पार्टिकल पास कराए थे गोल्ड फॉइल। अब कंसेप्ट, आई ऑलवेज से कंसेप्ट इज द पावर। अंदर से कंसेप्ट क्लियर है ना, चीजें यहां बैठ जाती हैं। अब अल्फा पार्टिकल काहे से बने थे? अल्फा पार्टिकल थे डबली चार्ज हीलियम आयन से बने थे। अब तुमसे पूछ लिया कि रुदरफर्ड मॉडल ने जो मेटल लिया था या फिर जो अल्फा पार्टिकल लिए थे उसका एटॉमिक मास कितना था, तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा लिया था। तुमको पता होगा हीलियम आयन लिया था। हीलियम का मास कितना है? 4u है। दैट्स इट, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल क्यों ली थी भाई? इतनी पतली लेयर है कि वो इतनी पतली होने के बाद भी 1000 एटम की थिकनेस को अपने अंदर रख सकती है, इसलिए इसको लिया था। अब सुनो, अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या निकला था? कुछ ऐसी रेस थी जो कि सीधी निकल गई थी, सीधे के सीधे निकल गई थी। ये पता क्या बता रही थी कि यहां पर बीच में एटम में कुछ खाली जगह है,
उसने ये बताई थी। कुछ ऐसी थी कि कुछ छोटे एंगल से क्या आ गई थी, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गई थी। ये पता क्या बता रही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहीं से भी छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, पहले सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। सीधे चली गई मतलब कि एटम के अंदर खाली स्पेस है, कुछ एंगल से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसका डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 180 डिग्री से वापस आ गई, मतलब कि जैसी वो गई थी और वैसे के वैसे जैसी गई वैसी वापस आ गई। इसका मतलब पता क्या है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है पॉजिटिव चार्ज में वो एकदम कम है, एकदम सेंटर पे है। इसके बेसिस पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे को दिमाग में रखनी, वो क्या है मेरे भाई, बताऊं तुमको। ये इन सभी को घुमाकर उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का। आप सुनो, सभी लोग क्या करके याद करके जाते पता, रुदरफोर्ड भाई ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, इतना पढ़ के जाएंगे। अब उनके एल कब लगना शुरू होते हैं, उनके एल तब लगना शुरू होते हैं जब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हु गेव द न्यूक्लियर मॉडल, एटम का न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था। अब भाई न्यूक्लियर मॉडल दिया था रुदरफोर्ड ने, ये तीन चीजों के बेसिस पर। अब ये जो इंपॉर्टेंट तीन चीज मैं नीचे बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। पहला पता इनने क्या भी बोला था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जितना भी मास है एटम का वो कहां पर रिसाइड करता है, न्यूक्लियस में। ये भी रुदरफोर्ड ने बोला है, मगर ये तुमको पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है और ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बंदे ने क्या बोल दिया था कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, तो इसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। मगर कुछ ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था, बस इतना बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और तीसरी चीज ये बोला था कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से कम। अरे यार, ये एटम है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो कॉमन सेंस है भाई, न्यूक्लियस का साइज तो इलेक्ट्रॉन से, एटम से छोटा होगा ना, एटम से छोटा होगा। तो तीनों चीजें क्लियर है तुमको, हाँ जी भैया क्लियर है। मगर यहां पर दिक्कत पता क्या आ रही थी, यहां पर इन बंदे ने क्या बोला, यहां पर मेरी बात सुनो, मेन चीज जो भाई ने बोली थी वो ये भाई ने क्या बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे कहां पर, न्यूक्लियस में। ये मेन चीज थी। और यहां से क्वेश्चन कहां उठकर आया था, यहां पर क्या हुआ पता, इसका ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन तो भाई रोटेट करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि एनर्जी लूज कर देंगे। ये क्या कर देंगे, एनर्जी लूज कर देंगे। अब जब इनकी एनर्जी लूज हुई तो ये कहां पर, न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाएंगे, और न्यूक्लियस के ऊपर आकर जब गिरेंगे तो एटम इनका अनस्टेबल हो जाएगा। दिस वाज द ड्रॉबैक, बस यही उसका ड्रॉबैक था। अब आप यदि आप आगे आकर देखोगे, ठीक है, इसको ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए कौन आए, बोर भैया है। बोर भैया, बोर ने अपना एक मॉडल दिया, और कभी भी बोर का नाम आए ना तो तुम पता क्या याद करा करो, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये एक चीज है, उसके ऊपर ये एक, अरे उसके ऊपर एक ये है, एक ये है ना, और एक ये है। तो सुनो ये क्या चीज है पता, ये तुम्हारा पूरा का पूरा इधर बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस है। हाँ जी सर, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ऊपर कुछ शेल्स हैं, के सेल, एल सेल, एम, एन, इसमें है, इसमें घूमेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट बनी है ना, के एल एम एन, ये सारी आपकी ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट कैसी है, डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब सुनो मेरी बात, वो तुमसे पता क्या बोलेगा, बस एक वर्ड मैं तुमको, देखो इतना एजुकेटर कोई नहीं बताता है, तुम्हारा भैया बता रहे हैं। सुनना क्या बता रहा हूं तुमसे, क्या बोलेगा, हु सजेस्टेड दैट कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट, बस उसने डिस्क्रीट बोला। यहां पर क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस बोला है इना, है ना, और यहां पर क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट पता किसने बोला था, ये बोला था बोर मॉडल ने। इन्होंने बोला था सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। और जब उधर वो भाई ने क्या बोला था कि एनर्जी रेडिएट करेंगे, उधर क्या बोला था कि यहां पर एनर्जी रिलीज करेंगे। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो लूज होकर नीचे गिर जाएगा। मगर यहां पर पता ये भाई ने क्या बोला, रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करते हैं, तो गिरने की बात ही नहीं आई। और एटम यहां पर क्या है, स्टेबल है। यहां पर जो एटम है वो स्टेबल है। समझ में आया पूरी कहानी क्या चल रही है। तो ये पूरे के पूरे। अब आखिरी चीज और है, अपने जेम्स चैडविक भाई ने क्या दिया था, न्यूट्रॉन। इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। अब न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल है जिसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, और इसका जो मास है वो अप्रॉक्स प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सारे एटम के एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो एक बेसिक कहानी है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। हाँ जी सर, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर तुमको क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे प्रोटॉन और ये मिलेगा न्यूट्रॉन। अब इसकी जो शेल है इसमें क्या मिलेगा तुमको, यहां पर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब एक शेल के रिगार्डिंग मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, सुनना, ये जो के एल एम एन सेल है ना, इसमें पार्ट इलेक्ट्रॉन्स का होना फिक्स है। जैसे कि 2 8 8 18, ठीक है, ऐसे चलते जाता है 2 8 8 18। मतलब कि पहले वाले में 2 होंगे, इसमें एल होंगे, इसमें एम होंगे, एन होंगे। अब सुनो एक चीज बता रहा हूं। अब यदि मैंने तुमसे बोला सोडियम, ठीक है, सोडियम का है Na।
अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हा ही ली बी बा का ना, ठीक है, ओ फा नी ना, मतलब 11 है। ये याद कर लेना ये वाली ट्रिक, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है सर 11 है। अब एटॉमिक नंबर तो 11 है भैया, तो इसका शेल क्या बनेगा? पहले वाले में 2 आएंगे और बाद वाले में 8 आएंगे, अब बचा 1। अब एक जो बचा है, एक बात बताओ, अब इसको तो अपनी शेल कंप्लीट करना पड़ेगा। इनका मेन जो एम है, एम पता क्या है? एम इनका ये है कंप्लीट द शेल। इनको अपना जो शेल है इनको ऑर्बिट कंप्लीट करना है, शेल या इनको ऑर्बिट कंप्लीट करना है। तो इस एक को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 6 ले लेगा या तो ये 1 दे देगा। तो आसान क्या है? 1 दे देना आसान है। तो ये भाई क्या करेगा? ये भाई ये करेगा कि जो 1 है ये 1 दे देगा। तो जो भी ये जो एक चीज है ये देगा, तो देने से हम लोग बड़े बनते हैं, तो मतलब कि पॉजिटिव। जो देता है वो होता है मेटल्स, ठीक है, और जो लेता है वो नॉन मेटल, ठीक है, समझ में आया? तो प्लस वाला मेटल है और माइनस वाला नॉन मेटल है। इसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं तुमको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। अब यहां पर आगे देखो, ये न्यूट्रॉन का कहानी मैंने तुमको सारी चीजें बता दी। अब अपन आते केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, बढ़िया, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, पानी वगैरह पी लो तुम लोग भी। अब सुनो आप, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन, अब तुमको रियल वैल्यू पता चलेगी मेरी, देखना। केमिकल रिएक्शन किसी, गारंटी से बोल रहा हूं भाई, इतने फैमिलियर वे में तुमको कोई याद नहीं कर सकता है, ऐसा मैं तुमको निचोड़ कर बताऊंगा। आई होप यू ऑल आर रेडी जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? कहीं पर भी जो केमिकल फॉर्मूला आपने बनते होंगे, एक चीज दूसरे से रिएक्ट कर रही है और एक चीज फॉर्म हो रही है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। मतलब एक चीज दूसरे से रिएक्ट हुई तो यहां पर क्या हुए? उनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो यहां पर बना उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। इन्हीं के अराउंड क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। जो रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट, और जो तुमको रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बात खत्म। अब यहां पर जो होती है उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? 5 चीज होगी भाई। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज सॉलिड में थी तो लिक्विड हो गई, लिक्विड थी तो गैस में हो गई। ऐसा हो सकता है पहले कोई चीज ब्लू थी अब कलरलेस हो गई। यार पहले कुछ और टेम्परेचर था अब कुछ और टेम्परेचर हो गया। पहले गैस नहीं थी मगर अब गैस निकल गई। पहले कुछ और था मगर अब नीचे कुछ जमा हुआ दिखने लगा, प्रेसिपिटेट। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये 3 चेंज वाले हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और गैस का इवोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन का बनना। यदि ये 5 चीजें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई मतलब इन 5 में से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब है मेरे भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक बात मैं तुमको बताऊं, शांति से पढ़ो, मजे से पढ़ो। साइड में ये जितना भी प्रेशर है ना, इसको साइड में रखो, है ना। जस्ट फक इट ऑफ द प्रेशर। वो तुमको रिजल्ट नहीं देगा। तुम्हारी जो मेहनत कर रहे हो ना, ये तुमको रिजल्ट देगी और यही आगे बढ़ाएगी तुमको। तो ये मेहनत जो कर रहे हो ना, इसको मजे से करो जरा। तो यहां पर स्टेट, कलर, टेम्परेचर और गैस और प्रेसिपिटेशन में चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी। अब यहां पर आता है केमिकल जो इक्वेशंस है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को शो करे उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या ये चीज लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, तुमको पता है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ दी ये जो बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग पता क्यों जरूरी है? ये बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है टू मैंडेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या चीज बोलती है कि मास ऑन दी ईदर साइड, लाइक ऑन दी रिएक्टेंट साइड और ऑन दी प्रोडक्ट साइड, दोनों का दोनों जो मास है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो, पहली जो मेथड है जो तुम बचपन से करते आए हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं तुमको एक चीज बताऊं, यहां पर एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक चीज है कि तुम यदि टिपिकल इक्वेशन आ गई तो तुम्हारा एक तरीका है, तुम क्या करो, पहले एक अल्फाबेटिकल नेम दो। पहले सभी को अल्फाबेटिकल नेम दो अलग अलग। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है भैया, हो गया। मेक इक्वेशन सेपरेटली फॉर सेपरेट कंपाउंड, या कंपाउंड लिखा है या एलिमेंट लिखो। सेपरेट एलिमेंट के लिए अलग अलग दो। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी? ये ए है, एफ ई तुम्हारा ए है, ए इज इक्वल टू यहां पर एफ ई के अराउंड क्या है? सी, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया एक। अब ये बी है तो ये बी हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब हाइड्रोजन का बनाएंगे तो हाइड्रोजन का क्या है? बी इंटू 2 मतलब 2b। अब हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो जाएगा? 2d, है ना। अब यहां पर काय का देखो आप, ऑक्सीजन का देखो। ऑक्सीजन का क्या है? बी है, और बी के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? 4c, क्योंकि यहां पर 4c हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, अलग अलग करके उसका मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जो आप वहां पर मॉलिक्यूलर मास जिस तरीके से निकाल रहे थे वो। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा हो रहा है, लेट द मोस्ट अकरिंग वेरिएबल 1। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? तुमको सी दिख रहा है, यहां पर, यहां भी सी है, यहां भी, उसको 1 लेट कर लो। 1 लेट कर लिया तो यहां पर 1 लेट कर लिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, सी के बी की वैल्यू 4 आ गई। अब यहां पर 4 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो बस अब डाल दो यहां पर, ए की जगह क्या लिख दो? 3,
बी की जगह क्या लिख दो 4, सी की जगह अब सी की वैल्यू भी निकाल लो, सी की वैल्यू 1 डाली थी, यहां 1, और डी की वैल्यू क्या आ गई 4, ये तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, बात खत्म। बस यही तरीका है, इस तरीके से करोगे ना तो कितनी भी टिपिकल आ जाए, कितनी भी टिपिकल आ जाए, आपका काम फतेह हो जाएगा। आप बिल्कुल जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दोगे, और पहले हिट एंड ट्रायल से करना, यदि नहीं बनती है तो ये कपिल भैया वाली मेथड लगा देना। अब आगे देखो, अब आगे यहां पर तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, अब तुमसे बोल दिया इसकी तुम बैलेंस्ड इक्वेशन बताओ, ये तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूं, है ना, ये तुमको होमवर्क दे रहा हूं। क्यों होमवर्क दे रहा हूं? क्योंकि इससे तुम पोटेशियम की वैलेंसी याद करोगे, ब्रोमाइड की याद करोगे, बेरियम की याद करोगे, आयोडीन की याद करोगे। अब जैसे मैंने तुमसे बोल दिया पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, एक करके बता रहा हूं पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम है के, ब्रोमाइड है Br, पोटेशियम की होती है +1, Br की होती है -1, ये ऐसा कट हो जाएगा तो ये बनाएगा KBr। तो पहले तुम यहां पर लिखना KBr, फिर लिखना बेरियम का क्या लिखना Ba की क्या होती है 2+, ठीक है, इसकी तो ये क्या हो जाएगा Bi2। तो ऐसे करके आखिरी में बनाना और मेरे को बताना आंसर क्या आया, ठीक है, आंसर क्या आया तुम लोग निकालना, करना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सारे दिमाग खोल देगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़िया है, कर लेना, बेरियम की वैलेंसी निकालना और इनकी वैलेंसी याद रखना। अब आगे बढ़े, हाँ जी भी आगे बढ़ो। अब अपन सीधे आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितनी प्रकार की रिएक्शंस होती है उनके ऊपर अपन बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, मजे से पढ़ेंगे, मजे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सुनो मेरी बात, कॉम्बिनेशन का मतलब पता है, जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। भैया इतना सारा लिखा है यार, अरे तुम साइड में रखो, फिर भी मैंने तो बोल्ड डाला है, कलर चेंज करे। मैं तुमको एक चीज बताऊं, कभी भी ये जो लाइन है ना, इनको रटो मत। जो मैं चीज बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब तुमको पता है, जो दो रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, दैट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल, जिसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको क्विकलाइन कहा जाता है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, पानी के साथ, और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट प्रोड्यूस करेगा। एक चीज बताऊं आपको, हाँ जी भैया बिल्कुल बताओ, मैं एक चीज तुमको बताता हूं, है ना। दो देखो, लाइम वाटर दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये जो लाइम वाटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्विकलाइन, ठीक है, एक को कहेंगे हम लोग क्विकलाइन, ठीक है, और एक को कहेंगे स्लेट लाइम, ठीक है, एक को कहेंगे स्लेट लाइम। जो क्विक लाइम है इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और जो स्लेट लाइम है इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब यहां पर उनने क्या करा, ये जो क्विक लाइम है इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा, तो कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या बनाएगा, CaOH2, है ना, और यहां पर बहुत ज्यादा हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अब मेरी बात सुनो, एक बात मैं तुमको बताऊं, हाँ जी भैया बताओ, सुनो बताऊं तुमको, बी रियल, बी रियल, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, चूना लेकर आए घर पे, कभी चूना वगैरह का यूज करा होगा आपने। जो चूना वगैरह तुमने बाहर से लेकर आना, कभी दुकान से लेकर आना, वो चूने के पाउडर को आप मम्मी से पूछना, मम्मी वो जो चूना होता है, उस चूने को आप पानी में मिलाओगे ना, पानी में मिलाओगे तो तुमको बबल्स दिखेंगे। तुमको यदि हाथ डालोगे ना जल जाएगा, मतलब क्योंकि वो गर्म होता है, उसमें से हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। तो मम्मी से भी पूछोगे वो आपको बता देंगी। तो ये हाथ से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो याद रखना हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एज अ लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है। अब एक बात बताऊं, अब यहां से चूना हो गया, अब ये जो चूना तुमने तो बना लिया, क्या बना चूना तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वाला चूना अब तुम दीवार में जाकर लगाओगे, अब तुमने देखा होगा दीवार में लगाने के बाद ये चूना क्या हो जाता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। कुछ समय बाद शाइनी शाइनी एकदम दीवार अच्छी हो जाती है। तो ये पता क्यों होता है, मैं तुमको बताता हूँ। सोल्यूशन ऑफ ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम जिसको कहा जाता है, ये काय के लिए यूज करा जाता है, ये करा जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लो, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करा जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये धीरे धीरे रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। तो सुनो मेरी बात, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, ये काय के साथ रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अभी अपन ही छोड़ रहे हैं। अब ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहां पर शाइनी अपीयरेंस मिलता है दीवार के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। समझ में आया, 2 से 3 दिन बाद वहां पर क्या हो जाएगा, व्हाइट वॉशिंग के बाद शाइनिंग अपीयरेंस आएगा। समझ में आया सभी को, बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है एक्चुअली, यदि मैं फैन चलाऊंगा, ठीक है, एसी एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, फैन चलाऊंगा तो यहाँ पर वो जो माइक है ना उसमें आवाज आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर फैन चलाता नहीं हूँ। देखो कितने सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, तुम तो बढ़िया क्लास फैन वगैरह कूलर एसी में देख रहे होगे। हियर यू कैन सी माई सेक्रीफाइस, एक लाइन है पता, यहाँ पर तुम्हारे लिए लिखता हूं मैं, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस, if you don't sacrifice for what you want, है ना, if you don't sacrifice for what you want, then जो तुम्हारा what you want है ना, जो तुमको चाहिए, जो what you want है, becomes your sacrifice।
व्हाट यू वांट बिकम्स योर सेक्रीफाइस। मेरा एम था क्या? मेरा एम ये था कि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट तुमको दूं, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं। यदि मैं उसके लिए ये सेक्रीफाइस नहीं करता तो जो मैं चाह रहा था वो मेरा सेक्रीफाइस बन जाता। समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़ो। अब ये देखो, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऊपर वाली इंपॉर्टेंट थी, ये तो सीधे समझ में आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना, इसमें तो कुछ ज्यादा वो है नहीं। अब बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब पता क्या होता है? डीकंपोज होना। ठीक है, डीकंपोज होना मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन कभी भी होगी, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किस प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। यदि हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कौन सा? थर्मल है। ठीक है, थर्मल। यदि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, यदि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए है इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए फोटोलाइसिस है या फोटोकेमिकल। तो हीट एनर्जी सन, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, लाइट एनर्जी वो वाली। अब सुनना मेरी बात, थर्मल की यदि अपन बात करेंगे, एकदम लाइन से क्लियर है। थर्मल की यदि आप बात करें, नोट्स के डिजाइन देखो यार आप, क्या बढ़िया है। थर्मल का मतलब क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जो कि कौन सी एनर्जी का यूज करता है? हीट के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। यहां पर सुनो मेरी बात, जो कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा बना था ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवार पर जो तुमको शाइनी अपीयरेंस दे रहा था, बस उसी को तुम क्या कर दो? हीट कर दो। अब पता क्या बनेगा? जो सबसे स्टार्टिंग में तुमने चीज ली थी, क्या ली थी तुम? देखो रिलेट करवा रहा हूं मैं तुमको, आखिरी में ये बना, सबसे स्टार्टिंग में ये ली थी ना, हीट करा दो वो बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर वही बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और साथ में कार्बोनेट बन गया। अब याद रखना, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई है? यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक फेरस सल्फेट, ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट है, पहली बात तो फेरस सल्फेट का तुमको क्रिस्टल मिलेगा। क्रिस्टल का मतलब पता क्या है? क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि इसमें होता है वाटर का कंटेंट। अब ये जो वाटर का कंटेंट पहले उसको निकालेंगे, अब कितना होगा? जैसे कि FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो इसमें कितना वाटर है? 7 मॉलिक्यूल। पहले इसको तुमने हीट करा तो ये FeSO4 बन गया। ठीक है सर, अब ये जो FeSO4 है, जब तुम इसको हीट करोगे तो सुनना, मैं तुमको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ बढ़िया सी। लिसन टू मी केयरफुली जेंटलमैन, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। ये तुम्हारा फेरस सल्फेट है, हाँ जी भैया फेरस सल्फेट है। यहाँ फेरस है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो सबसे पहली फुर्सत में क्या बनाओ? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 बन गया भैया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड कैसे बना यार? देखो, फेरिक का मतलब यहाँ पर Fe है और यहाँ पर O है ना। फेरिक की वैलेंसी 3 है और इसकी ऑक्साइड की 2 है, तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना। अब यहाँ पर SO4 है ना, तो यहाँ पर एक तो बनाओ तुम SO2 और एक बनेगा SO3, मतलब SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है फेरिक ऑक्साइड। बस खेल खत्म। Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों की तीनों आपको याद करवा दिए, याद कर लेना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डीकंपोजिशन, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। ठीक है, अब जब तुम लेड नाइट्रेट यहां पर है, ये जो लेड नाइट्रेट है ना, लेड नाइट्रेट कैसे निकला? लेड, ठीक है, और उसके बाद यहां पर नाइट्रेट आया है ना। लेड का मतलब क्या है? लेड का मतलब है Pb, नाइट्रेट का मतलब क्या है? NO3। लेड की वैलेंसी क्या है? 2, नाइट्रेट की -1। यहां गया तो क्या आया? Pb, और ये 2 पूरे में है तो PbNO3 2। अब जब तुम इसको हीट करोगे तब तुम्हारा पता क्या होगा? इसको हीट कर रहे हो तुम, ये पता क्या देगा तुमको? पहली बात तो ऑक्साइड है और यहाँ पर लेड है, तो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर तुमको फेरस था और यहाँ ऑक्साइड था, तो फेरस का ऑक्साइड दिया। ठीक है, यहाँ पर लेड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तुमको पहले लेड ऑक्साइड देगा, बिल्कुल देगा। अब यहाँ पर NO3 है, तो सुनो, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर SO4 था, 4 था तो उसने SO2 भी दिया, SO3 भी दिया, मगर यहाँ पर 3 है, तो 3 है ना, तो ये भाई बस NO3 है। यहाँ पर NO4 होता तो ये तुमको क्या देता? NO3 और NO2 दोनों देता, मगर यहाँ पर क्या है? NO3 है। तो जान लोगे क्या बच्चे की, ये क्या देगा तुमको? NO2 देगा। बोला चल ठीक है, साथ में O2 भी दे देते हैं, O2 भी रख ले। तो ये तीनों के तीनों याद कराए कि नहीं? दिस इज द पावर। ठीक है, यही होता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस का एनडी एग्जाम क्लियर करने का, पढ़ाने का नहीं भाई, पढ़ाना तो अपन ने अभी शुरू करा है। कमेंट सेक्शन में बता के जाया करो भाई किस तरीके से पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, मजा आता है कि नहीं, जरा बताया करो कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर कौन सा है? ब्राउन फ्यूम्स है। ठीक है, और लेड ऑक्साइड का कलर येलो है, याद रखना, लेड ऑक्साइड का, और लेड, हाँ, लेड नाइट्रेट येलो कलरलेस है। एक बात मैं तुमको बताऊं, कलर की चिंता मत करो, एक स्लाइड ऐसी आएगी जिसमें कलर मैंने लिख रखे है ना, बस ये याद रखना, ये जो लेड नाइट्रेट है ये कलरलेस है। अब काय की बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे बहुत यार, करंट का, बिजली का यूज। देखो एक बात बताऊं, डीकंपोजिशन रिएक्शन में वो जो थर्मल वाली थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे यार। वाटर में तुम क्या कर दो? इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। NaCl है, नमक है, मॉल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी दे दो, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। अब यहाँ पर फोटोलाइसिस है। फोटोलाइसिस का मतलब पता है क्या है? फोटोलाइसिस मतलब कि लाइट का यूज करना डीकंपोजिशन के लिए। यहाँ पर कलर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर दोनों में पता, फोटोलाइसिस में सिल्वर इनका क्या है? बॉस है,
दोनों रिएक्शन में सिल्वर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर सिल्वर का कहानी मैं आपको बताऊं, सिल्वर जैसे पहले लेना तुम सिल्वर क्लोराइड और एक लेना सिल्वर ब्रोमाइड। एक बात बताओ, सिल्वर कौन से कलर का है? सिल्वर कलर का, व्हाइट कलर का। तो सिल्वर क्लोराइड भी तुम्हारा व्हाइट कलर का होगा। अब सिल्वर ब्रोमाइड, कॉमन सेंस लगाओ, यदि मैंने बोला ब्रोमाइड तो ब्रोमाइड, ब्राउन ब्रोमाइड, ये कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का है। तो सिल्वर के साथ मिलाओगे तो ये पेल येलो नहीं हो जाएगा? थोड़ा वैसा वाला येलो जो कि सिल्वर भी दिखता हो वैसा भी दिखता हो, तो ये भी हो गया। अब सुनो, सिल्वर क्लोराइड को भाई मेरे यदि तू सनलाइट के सामने रखेगा तो तेरा सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सिल्वर कौन से कलर का होगा? ग्रेइश व्हाइट, जो उसका कलर होता है। यहां भी तू देख, सिल्वर ग्रेइश व्हाइट कलर का ही होगा, मगर तेरे को कलर का पता काय का याद रखना है, जो गैस निकल रही है। देख, सिल्वर क्लोराइड का तेरे को बता दिया मैंने, व्हाइट है। सिल्वर ब्रोमाइड का भी मैंने तेरे को बता दिया, पेल येलो है। क्लोरीन का क्या है? येलोइश ग्रीन। याद रखना, क्लोरीन का येलो और ब्रोमाइन का ब्राउन। तो तेरे को पता याद क्या रखना है, मैं बता रहा हूं, है ना। याद तेरे को क्या क्या है मैं बता रहा हूं। याद क्या क्या है? ब्रोमाइन का क्या होगा? ब्राउन, इसका भी पता है। ग्रेइश व्हाइट, इसका भी पता है। इसका भी पता है, इसका भी पता है। तो बस ये याद रखना है, क्लोरीन का ग्रेइश येलोइश ग्रीन होगा। समझ में आया? अब एक नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो डीकंपोजिशन सिल्वर हैलाइड्स होते हैं ना, इनका जो डीकंपोजिशन की रिएक्शन होती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करा जाता है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करा जाएगा सिल्वर हैलाइड्स का। अब यहां पर अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता क्या होता है? डिस्प्लेस करना, मतलब कि जब ज्यादा रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड से, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ये जो होल वर्ल्ड ना, इट इज ऑल अबाउट कंपटीशन। आज मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मैं हूं। यदि मैं तुमको इस तरीके से नहीं पता पढ़ाता तो क्या तुम मेरे को देखते? इतने सारे एजुकेटर्स हैं, उनको छोड़कर तुम कपिल भैया को सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ अलग है, इसलिए तुम देख रहे हो। ठीक है, लग रहा है कि आएगा एग्जाम में, इसलिए पढ़ाने का तरीका वैसा है। याद हो रहा है तुमको, मजे मजे में अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अब यदि यहां पर जो लेस, यदि मेरे से कोई हाई रिएक्टिव आ गया तो मेरे को डिस्प्लेस कर देगा, बात खत्म। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? यहां पर एक एलिमेंट एक दूसरे कंपाउंड में से काय को निकालेगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। यहां पर देखो, जिंक ग्रे कलर का है, कॉपर, सुनो कॉपर सल्फेट याद रखो मेरे भाई, सुनो, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका कलर ब्लू रंग है, याद कर लो। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, हमेशा याद रखना। अब यहां पर देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसने जिंक ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और ये कॉपर। यहाँ पर फेरस, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट। अब तुमसे पता है इंडिया एग्जाम में क्या सवाल पूछा हुआ है? उससे पूछा हुआ है, जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तुम नाम से तुमको समझ में आ रहा है, तुम बस लिख देना जिंक प्लस जिंक लिखना, और CuSO4 जैसे ही लिखोगे तुमको समझ में आ जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तुम बता देना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें एक और चीज याद क्या करनी है, लोग पढ़ाकर चले जाते हैं मगर बताते नहीं है क्या याद करना है। मैं बताऊं क्या याद करना है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, यदि जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, यदि आयरन के साथ, लोहे के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। समझे? समझो बात को। यदि देखो, कॉपर सल्फेट पहले तो ब्लू रहेगा, कलरलेस कब होगा? जब तूने उसको जिंक के साथ रिएक्ट कर दिया। जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। समझ में आया? बस ये याद करना है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यदि अपन बात करें तो ये रिएक्शन को रटो मत, है ना, समझो। ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, इसने इसको रिप्लेस करा NaCl, और ये BSO4 यहां बन गया। अब यहां पर क्या याद रखना, बस ये याद रख तू, याद क्या करना है मैं बता रहा हूं तेरे को। BSO4 व्हाइट PPT बना रहा है, ठीक है। यहां पर Ag किसके साथ? AgBr हो जाएगा, और NaNO3 हो जाएगा। यहां पर जो AgBr है ये येलो PPT बना रहा है। एक व्हाइट PPT, यहां पर एक व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर एक येलो PPT का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। यहां पर व्हाइट PPT, यहां पर येलो PPT। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने तुमसे क्या बोला था? चिंता मत करो, इफ कपिल भैया इज हियर नो नीड टू फियर। मेरे भाई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कलर, तुमको कलर में दिक्कत जा रही थी, ये कलर लेकर आ गए। लेड नाइट्रेट है, PbNO3 कलरलेस है। जिंक सल्फेट जो तुम्हारा बन रहा था ZnSO4 कलरलेस। तो इससे तुमको पता क्या पता चलता है? जिंक के साथ यदि तुमने काय को रिएक्ट करा, कॉपर सल्फेट को, तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। अब कॉपर सल्फेट कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। फेरस सल्फेट कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। दैट्स इट। जितने भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब कि सारे CDS, AFCAT, ठीक है, NDA, SSC, बहुत सारे जितने भी बैंक, सब में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, याद कर लेना बस। ठीक है, याद ही क्या करना है यार, बता तो दिया तुमको सारी चीजें। क्या ऑक्सीडेशन, अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब पता क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है सब्सटेंस में, ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इलेक्ट्रॉन वाली बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन को और याद करने की और ट्रिक सुनो तुम। इलेक्ट्रॉन को रिलेट करो तुम लोग हाइड्रोजन से, तो सुनो, अब तुमको बोल दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
तो तुम क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां हो रहा था, ऑक्सीडेशन में, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ऑक्सीडेशन में। बात खत्म। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब कि क्या लूज कर रहा है, हाइड्रोजन से रिलेट करो, हाइड्रोजन लूज कर रहा है। अब कहां पर ऐसा होगा, ऑक्सीडेशन में ऐसा होगा। समझ में आया। अब यहां पर सुनो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं एजेंट हूं, मैं तुमको बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट दे रहा हूं, पूरा अंदर से एनर्जी निकाल के गला फाड़ के तुमको पढ़ा रहा हूं, भले ही मेरा गला बैठा हुआ है अभी, तब भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं एजेंट हूं, है ना, मैं एजेंट हूं। मगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मगर मैं तुमको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। जो दूसरों को रिड्यूस कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी ट्रिक मैं तुमको पक्का शॉर्ट वीडियो बनाकर दूंगा चैलेंज के साथ। ठीक है, कुछ दिन बाद एक शॉर्ट वीडियो डालेगी इसके ऊपर, बढ़िया तरीके से ऑक्सीडाइजिंग और इसकी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, बाकी बेसिक तो तुम इसका समझो। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखोगे कॉपर और ऑक्सीजन, ये दोनों मिले, ऑक्सीजन ऐड हुई, कॉपर ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये ऐड हुई, यहां पर क्या बना, ऑक्सीजन। यहां पर यदि आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ, रिमूव हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव, मतलब कि ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर रिडक्शन देखो, उल्टी कहानी, प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, क्योंकि रिडक्शन इज अबाउट हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इलेक्ट्रॉन गेन। यहां पर देखोगे तुम, ये देखो ऑक्सीजन यहां थी मगर यहां नहीं है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन पता क्या होती है, रिडॉक्स का मतलब, रिड का मतलब होता है रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब सुनना मेरी बात, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पर तुम देखो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था मगर यहां पर नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन अकेला था मगर यहां पर ऑक्सीजन है, तो यहां पर रिडक्शन हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर तुमसे क्लियरली यार कॉमन सेंस लगाओ, मैंने पढ़ा है कॉमन सेंस के बेसिस पर, तुम कॉमन सेंस से चले जाना, कई चीजें ऐसी भी है तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है, HCl है, ये वाली रिएक्शन तो रीड करके जाना, क्यों पता, क्योंकि जैसे MnO2 प्लस HCl है, तुम MnCl, Mn के साथ Cl बना दिया, H के साथ तुम O2 बना दिया, मगर तुम पता Cl2 बनाना भूल जाओगे। इसलिए इसको थोड़ा राइट अपनी कॉपी में लिख लेना, एक बार, 3 से 4 बार लिख लेना और समझ लेना, यहां पर भी रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। समझ में आया, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, याद से लिख लेना, एक और बार बोल रहा हूं, लिख लेना। ठीक है, अब आगे सुनो, अब अपन पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरी बात सुनो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता क्या होती है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटीरियर, बाहर, बाहर निकलना, है ना। तो एक्सटीरियर, अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, चूने को तुमने काय में मिला दिया था भाई, चूने को तुमने मिला दिया था पानी में, तो तुम्हारा क्या बन गया था, तुम्हारा CO, है ना, तुम्हारा क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर तुम्हारी क्या रिलीज हो रही थी, तुम्हारी हीट रिलीज हो रही थी। तो ये जो हीट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब सुनना, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, तुमने खाना खाया, ठीक है सर, ऑक्सीडाइज हुआ फूड, है ना, खाना ऑक्सीडाइज होने के बाद तुम क्या रिलीज करते हो, CO2, एनर्जी रिलीज करते हो कि नहीं, हीट एनर्जी रिलीज करते हो कि नहीं, रेस्पिरेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज, जो वेजिटेबल मैटर है वो कंपोस्टिंग में चला गया, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको जलाते हो नेचुरल गैस को, CH4 मीथेन, याद कर लेना ये वाली रिएक्शन, बिल्कुल। मीथेन जो तुम्हारी, जिसको नेचुरल गैस कहा जाता है, ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज जल रही है मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड होगी, क्योंकि देखो ऑक्सीजन यदि तुम्हारा नहीं रहेगा ना तो कोई भी चीज नहीं जल रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ तो तुम्हारा पहले बनेगा, सभी चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ निकलेगी हीट। मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट, कोई भी चीज को जलाओगे वो एक्सोथर्मिक भाई हीट रिलीज करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम उसमें हीट दो, हीट वहां पर रिलीज होगी। अब यहां पर देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन पता क्या होती है, हीट को ऑब्जॉर्व करना इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक। एंडो मतलब एब्जॉर्ब, जैसे एंडोसाइटोसिस पढ़ा था बायो में, मतलब कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिससे अमीबा अपना फूड एनगल्फ करे, अंदर ले, उसको बोला था एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों भाई, हीट एनर्जी को, वो जो लाइट एनर्जी है, वो जो लाइट एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट उसको लेते हैं ना, रिसीव करते हैं ना, वही है ये। यहाँ पर देखो हीट रिसीव हुई, यहाँ भी हीट रिसीव हुई, तो ये दोनों आपके एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आखिरी आता है कोरोजन। ठीक है, आखिरी कोरोजन है। कोरोजन का मतलब पता क्या होता है, जंग लगना। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब कैसे जंग लगेगी, लोहे में जंग लगेगी, लोहे का मतलब होता है आयरन। ठीक है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन याद रखना। अब देखो क्यों लगेगी, तुमने लोहा बाहर फेंक दिया, वहां पर हो गई बारिश, वहां पर हो गई बारिश, उसके साथ इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में वो भी लग गया, तो बारिश हुई, मतलब कि हमको नहीं पता कितना मॉलिक्यूल्स उसमें हाइड्रोजन के, वाटर के ऐड हुए, तो X, ऑक्सीजन का 3 और यहाँ पर फेरस है, तो यहाँ पर Fe2O3 बन गया, मतलब फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो यदि तुम्हारा आयरन ऑक्साइड हो रहा है, मतलब आयरन जो है तुम्हारा, आयरन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कोरोजन। अब पता है इसको प्रोटेक्ट, अब जैसे यदि तुम, कई मेटल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ये ऐसे मेटल है, इनके केस में कोरोजन अच्छा है भाई, पता क्या होता है,
ये एल्यूमिनियम ऐसा है जैसे होली अभी हुई है ना, होली जैसे होली खेलते हैं ना, क्या होता है तुम क्या करो, पहले ही अपने हाथ से अपने मुंह में रंग लगा लो खुद। मैं ऐसा नहीं करा, खुद के हाथ से खुद के मुंह में रंग लगा लो, तो सामने वाला तुमको उतना ज्यादा रंग नहीं लगाएगा। मगर यदि तुम्हारे को बिल्कुल भी कलर नहीं लगा है, तो डेफिनेटली अदर पीपल वुड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड डेफिनेटली दे वुड कम यू टू मेक यू कलर्ड। तो तुम भाई पहले से ही तुम खुद को कलर कर लो, मतलब पहले से ही थोड़ी सी ऑक्सीजन लगा लो और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना दो, दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम दी फर्दर कोरोजन, जिससे फर्दर कोरोजन नहीं होगा। तो ये एल्यूमिनियम में होता है, ठीक है। अब सुनो, फूड में यदि यही चीज हो रही है, फूड में सेम चीज हो रही है, तो इसको कहा जाएगा मेरे भाई रेंसिडिटी। इसको क्या बोलोगे, रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हो यार, देखो जो वेफर्स है, वेफर्स के अंदर जो वेफर्स वाले प्रोडक्ट आते हैं ना, उन वेफर्स के अंदर नाइट्रोजन भरी होती है ना। नाइट्रोजन तुम लोग खाने को फ्रिज में रख सकते हो, है ना, फ्रिज वगैरह में रखो, सनलाइट से दूर, है ना। यहाँ पर तुम BHA और BHT का यूज कर सकते हो, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूएंस, ठीक है। तो यहीं पर हमारा सेशन खत्म होता है मेरे भाई, ठीक है। मैं चाहता तो थोड़ा सेशन बढ़ा देता, मगर देखो यार, पेशेंस इज द की, थोड़ा पेशेंस रखो, रिविजन करना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं तुमको ये चीज हमेशा मत भूलना, ठीक है, ये तुम्हारा ड्रीम है। यहाँ पर ये सारी चीजें फील करना है तो मेरे भाई मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कीप हसलिंग इन योर लाइफ, कीप वर्किंग हार्ड इन योर लाइफ, इतनी मेहनत करो कि व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑफ 21 अप्रैल, अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, आई डिड एवरीथिंग दैट वाज देयर इन माय हैंड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।